Hello students, welcome once again in our YouTube channel. And now we are going to describe the second part of electric field due to electric dipole. Electric field due to electric dipole के सेकेंड पार्ट को हम लोग आज डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, दैट इज अलोंग एक्सियल पोजीशन. देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सियल पोजीशन में मेजर कर चुके हैं. अब हम इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि परपेंडिकुलर पोजीशन में फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. लेट अस सपोज मान लेते हैं, लेट अस सपोज वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कंसिस्ट टू चार्जेस that is plus q and minus q. As we know that two charges considered plus q and minus q. हमारे पास दो चार्जेस हैं जिनको हमने कंसिडर कर लिया, प्लस q और माइनस q. ये आपका एक्सिस है जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है. मिड सेक्शन जो है वो O है. इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो है वो हम लोग P कंसिडर कर रहे हैं. लेट अस सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P ड्यू टू विच वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, जिसके कारण हम लोग पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना चाह रहे हैं. ये हमारा पॉइंट ए है, ड्यू टू विच वी आर फाइंड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हैविंग डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल. जिसकी जो सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट ए की डिस्टेंस है वो आर है. तो इस पॉइंट ए पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डाइपोल कारण फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. देन व्हाट इज द डिस्टेंस, अगर हम मान लें कि माइनस क्यू जो चार्ज है वो पॉइंट बी पर है और जो ये प्लस क्यू चार्ज है पॉइंट सी पर है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ए बी और ए सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ज्वाइन द ए बी, यानी कि हम लोग सबसे पहले ए बी को और ए सी को ज्वाइन करेंगे. तो अगर हम लोग ए बी और ए सी को ज्वाइन कर लिए तो हमको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. सिंस वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन अ डाइपोल इज 2l, सो दिस डिस्टेंस इज आल्सो l एंड इट इज आल्सो l. तो ये डिस्टेंस हमारे पास l और l है. अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें तो हियर द डायगोनल is obtained under root r square plus l square. So we can write ab, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो ab का मैग्नीट्यूड होगा तो ab is equal to ac, या फिर आप लिख सकते हैं ab और ac is equal to under root आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. या तो आप इसको सॉल्व करें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2. हम लोग ब्रैकेट यहाँ पे रूट को हटाएंगे तो इसको पावर 1/2 भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. तो ये डिस्टेंस हमको ए बी और ए सी फाइंड आउट हो गई. लेट अस सपोज दिस पॉइंट मेक्स एंगल थीटा विद द एक्सिस या एक्सियल पोजीशन. मान लेते हैं कि ये जो डाइपोल ये जो हमारा पॉइंट ए है ये एक्सियल पोजीशन से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है. तो इफ दिस एंगल थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा बिकॉज equal the sides of equal arms makes the similar angle in a triangle. किसी भी ट्रायंगल में ये बराबर एंगल फॉर्म करेंगे अगर ये आर्म्स बराबर हैं. आप देख रहे हैं दोनों ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल भी बराबर होंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पॉइंट ए पर कैसे कंसिडर करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट अस सपोज मान लेते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू इज E1. हम लोग मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज कारण जो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग E1 कंसिडर कर रहे हैं. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. एज वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज कैलकुलेटेड एज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर. बट हियर द डिस्टेंस आर यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ए बी है, तो ए बी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आर स्क्वायर की जगह हम रखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं. E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम रखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो होल स्क्वायर है, यहाँ पे रूट हटेगा, यानी कि E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आ जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. देन व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा इस E1 का. एज वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू टुवर्ड्स द चार्ज. ये माइनस क्यू चार्ज कारण इसकी ओर होता है, तो यहाँ पे E1 की जो डायरेक्शन निकल करके आएगी ये इसकी ओर आएगी, यानी कि ये देखिए आपके पास E1 की डायरेक्शन आ गई, इसकी ओर आ गई. सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, अगर हम लोग इसी तरीके से निकालना चाहें तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू. अगर हम प्लस क्यू चार्ज कराएं इसी पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो ये E2 भी हमको उतना ही मिलेगा, डिस्टेंस उतना ही है, चार्ज का अमाउंट भी उतना है. तो E2 भी आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही मिलेगा. और इसको बनाते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड.
तो डायरेक्शन यहाँ पे E2 की डायरेक्शन की बात आती है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ E2? एज वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर होती है। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इससे अगर हम दूर की ओर बात कर लें तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रहा है कि ये E2 की डायरेक्शन होगी, दैट इज डायरेक्शन ऑफ E2। ये E1 की डायरेक्शन और ये E2 की डायरेक्शन आ गई। तो देन व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए? अगर हमको पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ पे दो मेथड हैं, या तो आपको E1 और E2 के बीच का अगर एंगल पता है तो हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर इज गिवन एज r इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हम लोग दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं कि ऑन रिजॉल्विंग द वेक्टर्स वी फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर्स, then added or subtracted these components we find the resultant। तो या तो हम लोग वेक्टर लॉ को इस तरीके से यूज करें, या तो इसको हम लोग क्या करें, रिजॉल्व करके कंपोनेंट्स की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं, रिजॉल्विंग E1 एंड E2 इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। E1 और E2 को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर हम रिजॉल्व करें तो क्या वैल्यू हमको फाइंड होगी? तो चलिए पहले हम लोग E1 को रिजॉल्व करते हैं। तो E1 को अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट तो आपका ये आएगा और एक कंपोनेंट आपका ये आएगा। जरा से गौर करेंगे आप, एक कंपोनेंट यहाँ पे ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा। ये एंगल थीटा है तो ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। देखिए आप जेड फॉर्म कर रहा है तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। तो E1 के दो कंपोनेंट्स हैं, तो एक कंपोनेंट आपका निकल करके आएगा E1 cos थीटा। हम लोग जानते हैं जिधर थीटा बनता है, एंगल बनता है, उधर का कंपोनेंट लिखा जाता है cos के साथ, ये होगा E1 cos थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम लोग लिखेंगे कितना कि E1 sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट E1 sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट E1 cos थीटा। सिमिलरली व्हेन वी रिजॉल्व E2 इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देन वी ऑब्टेन, देखिए यहाँ पे अगर हम E2 को भी इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो देखिए ये एंगल थीटा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। और अगर ये एंगल थीटा, तो E2 को रिजॉल्व करिए अगर हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, हमको मिला कितना कि हमको ये कंपोनेंट्स जो हैं, आइए देख लेते हैं। ये देखिए जो E2 है ये वाला कंपोनेंट मिलेगा E2 cos थीटा, बिकॉज थीटा एक थीटा करस्पॉन्डिंग है तो इसको E2 cos थीटा और इसको लिखेंगे E2 sin थीटा। चलिए अब हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की एट पॉइंट ए पर। तो आप देखिए गौर करिए जहाँ से यहाँ पे E1 इज, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस E1 इज इक्वल टू E2, यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड में देखें तो E1 E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, E1 इज इक्वल टू E2, देन हम लोग कह सकते हैं कि E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा। इन मैग्नीट्यूड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज E2 sin थीटा एंड E1 sin थीटा आर अपोजिट टू ईच अदर but in magnitude equal। तो these two components are equal in magnitude and opposite in direction, so they cancel out each other। तो हम लोग कह सकते हैं and cancel, और ये क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे each other, एक दूसरे को each other and cancel out each other। then what is the net electric field? यहाँ पे net electric field कितना मिलेगा आपको? net electric field हम लोग लिख सकते हैं, so net electric field at point A, एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं E2 cos थीटा और E1 cos थीटा। इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम लाइन देन द रिजल्टेंट इज ऑब्टेन्ड R इज इक्वल टू A plus B। तो here these two vectors E1 cos theta and E2 cos theta, so the resultant E, यानी कि हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पाएंगे, E1 cos theta plus E2 cos थीटा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड से E1 और E2 की वैल्यू रखें तो चलिए रखते हैं 1/4πε0, ये देखिए Q अपान R² प्लस L² प्लस, इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें 1 अपान, यहाँ पे इंटू cos थीटा लिखना चाहिए, cos थीटा प्लस 1/4πε0 Q अपान R² प्लस L² और इंटू cos थीटा। cos थीटा दोनों में यहाँ पे देखेंगे आप तो कॉमन है, या फिर आप देख रहे हैं पूरा का पूरा टर्म जो है वो सिमिलर है, तो 2 टाइम्स है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 से सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 1/4πε0 ये आ जाएगा Q अपान R² प्लस L²
और इनटू आपको मिलेगा कॉस थीटा। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? यहाँ पे हमको कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर। अगर हम लोग फिगर से देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे देखेंगे, अगर आप लोग इस फिगर से अगर हम बात करें तो बेस यहाँ पे इस फिगर आप देख रहे हैं ट्राइंगल BOA ट्राइंगल देखिए, तो यहाँ पे अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो बेस अपान हाइपोटेनस, बेस कितना है यल है और हाइपोटेनस AB यहाँ पे बात कर लें तो AB की वैल्यू है r² + l² पावर 1/2। तो बेस यहाँ पे है हमारे पास यल और ये जो हाइपोटेनस है ये है r² + l² के पावर 1/2। Substituting the value of cos theta in this equation, we get E is equal to 2 into 1/4 pi epsilon 0 Q अपान r² + l² और यहाँ पे इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग रखेंगे यल अपान r² + l² के पावर 1/2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो E इज इक्वल टू, इसको देखिए आप Q इंटू 2L लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग डायपोल मोमेंट के टर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2L और यहाँ पे अपान r² प्लस l² के पावर 1 है और यहाँ पे r² प्लस l² पावर हाफ है। तो व्हेन द बेस आर सेम देन द पावर्स आर एडेड, देन 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2, r² प्लस l² के पावर 3/2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बट हम लोग जानते हैं, बट यहाँ पे आप कह सकते हैं कि Q इंटू 2L इज इक्वल टू P, ये क्या होता है डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट है तो हम लोग Q इंटू 2L की जगह P यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए अगर सब्स्टिट्यूट करें तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P अपान r² प्लस l² के पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल अलोंग इक्वेटोरियल पोजीशन। ये इक्वेटोरियल पोजीशन किसी भी डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। तब यहाँ पे फिर से वही बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या कि व्हेन L, आप लोग जानते हैं कि सिंस L इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू R, जो L होता है वो R के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। तो अगर L² है तो और भी छोटा हो जाएगा। देखिए अगर कोई संख्या 1 से छोटी है तो जब हम उसका वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं या और भी पावर्स लगाते हैं तो वो और भी माइन्यूट होती चली जाती है। तो L तो वैसे ही इतना छोटा है, अगर L का हम स्क्वायर करें तो वो और भी छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि उसको R के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। L² कैन बी नेग्लेक्टेड इन रिस्पेक्ट टू या R यहाँ पे कर सकते हैं। तो l² को अगर हम छोड़ दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं L इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपैरिजन टू R, देन l² नेग्लेक्टेड। इसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्टेड। l² अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो आपको मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे आप देखेंगे l² को अगर आप नेग्लेक्ट करें तो r² के पावर 3/2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा यानी r³ बचेगा, P अपान r³। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड along equatorial position when L is negligible in comparison to R। तो आपको यहाँ पे दो फार्मूले मिल रहे हैं। तो अगर L कंसीडर आप करेंगे तो आप ये फार्मूले यूज़ करेंगे इक्वेशन 3rd, और अगर आप L कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे 4th, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान r³। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में भी या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर आप खुद से पुटअप कर सकते हैं क्वेश्चन, सर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द पॉइंट ए इज सिचुएटेड एट एनी अदर एंगल। जैसे कि अभी तक क्या था कि ये 90 डिग्री पर था, मान लीजिए पॉइंट ए जो है वो 90 डिग्री पर था, तो हम लोग यहाँ पे यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोग कितना फाइंड किए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान r³। एक्सियल पोजीशन पे हमको कितना मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 P अपान r³। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट ए जो है 45 डिग्री पर होता या किसी अदर एंगल पर होता, तब आइए जरा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप नोट करके यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नोट करके। जनरल केस के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जनरल के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, जनरल इन जनरल, या फिर हम लोग कह सकते हैं इन जनरल केस। अगर हम जनरल केस की बात करें मतलब किसी भी एंगल पे बात कर लें, तो चलिए जनरल केस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। E इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा अपान r³। P 1 + √3 cos स्क्वायर थीटा
अपान आर क्यूब। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं किसी भी पोजीशन के लिए। तो आप लोग आइए यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए फार्मूले को हमको इस फार्मूले को यूज करना हुआ तो हम लोग कैसे यूज करेंगे। जैसे एक्सियल पोजीशन की अगर हम बात कर लें तो एक्सियल पोजीशन पे आपको पता है कि थीटा कितना है, एक्सियल पोजीशन पे थीटा 0 है, तो अगर आप थीटा 0 रखेंगे cos 0 यानी cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, sin 90 यानी कि 1 होगी। तो यहाँ पे 3 1 कितना हुआ 4 हुआ, अंडर रूट लेंगे तो 2 आएगा, तो आएगा कितना इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन की बात कर लें तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल पोजीशन पे थीटा कितना बनेगा 90 बनेगा, तो थीटा 90 रखिए, cos 90 हैव द वैल्यू दैट इज sin 0 दैट इज 0 आ जाएगा। तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 का रूट लेंगे 1 ही आएगा, यानी कितना आएगा 1/4πε0 p/r³। तो इस फार्मूले से आप किसी भी एंगल पे जैसे 45 डिग्री पर, 30 डिग्री पर या किसी भी अदर एंगल पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है तो आप इस फार्मूले के हेल्प से मेजर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड along the equatorial position due to electric dipole. Thanks for watching and I really appreciate your time.